वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन सी योजना 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। पीएमजीएसवाई, वीबी जी राम जी, मनरेगा या DAY NRLM। इसका सही जवाब है दोस्तों वीबी जी राम जी। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पंजाब ने 26 जून 2026 को वीबीजी रामजी स्कीम को नोटिफाई किया है, जो ग्रामीण इलाकों में साल में 125 दिनों के एम्प्लॉयमेंट की स्टैट्यूटरी गारंटी देती है और पिछले मनरेगा फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेगी। पिछले मनरेगा फ्रेमवर्क में 100 दिन की गारंटी दी गई थी एम्प्लॉयमेंट की। यह स्कीम पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 2025 में पास की गई थी और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 नोटिफाई किया गया था। इस स्कीम का फंडिंग पैटर्न सेंट्रल और पंजाब गवर्नमेंट के बीच 60 और 40 का रेशियो है। मतलब 60% इसका भार सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 40% पंजाब। और 1 जुलाई 2026 से पूरे पंजाब के रूरल एरियाज में यह लागू हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूएई को संभावित बिक्री के लिए किस भारतीय मिसाइल सिस्टम पर चर्चा हो रही है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। ब्रह्मोस, आकाश, निर्भय या प्रलय। इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रह्मोस। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच प्रीमियम डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट को लेकर बातें चल रही हैं, जिसमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एआई एनेबल्ड एयर डिफेंस नेटवर्क आकाश तीर मुख्य रूप से शामिल हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के DRDO और रशिया के एनपीओ द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई है और अगर यह डील सक्सेसफुल हो जाती है तो यूएई दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करने वाला चौथा फॉरेन कंट्री बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी एसेट लिमिट आरबीआई एनएफसी अपर लेयर को परिभाषित करती है? 50,000 करोड़, 1,75,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़। इसका सही जवाब है दोस्तों 1 लाख करोड़। दोस्तों, आरबीआई ने हाल ही में एनबीएफसी के अपर लेयर क्लासिफिकेशन के लिए 1 लाख करोड़ का एसेट थ्रेशोल्ड बरकरार रखा है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में हल्दिया भारत का कौन से नंबर का समुद्री बंदरगाह आवाजान केंद्र बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। 39वें नंबर का, 40वें नंबर का, 41वें नंबर का या 42वें नंबर का। इसका सही जवाब है दोस्तों 41वें नंबर का। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट को एक ऑफिशियल इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में डेजिग्नेट किया है। इस नोटिफिकेशन साथ ही हल्दिया अब इंटरनेशनल एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करने वाला भारत का 41वां सी पोर्ट इमिग्रेशन क्लियरेंस फैसिलिटी बन गया है। वेस्ट बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुगली एक्सक्यूटिव रिवर सिस्टम पर स्थित इस पोर्ट को साल 1968 में कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को कम करने के लिए डेवलप किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में कौन सा मंत्रालय विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम का प्रशासन करता है? होम मिनिस्ट्री अर्थात गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय या कानून मंत्रालय। इसका सही जवाब है दोस्तों गृह मंत्रालय। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में जून 2026 में FCRA अर्थात फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल्स में अमेंडमेंट करके फॉरेन डोनेशंस लेने वाली भारतीय ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के अनुसार अब एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया अकाउंट को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया है और इंटरमीडिएट फंडिंग चैनल्स के मामले में अल्टीमेट डोनर की पहचान जरूरी की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में किस देश ने बांग्लादेश के साथ तीस्ता बहाली परियोजना पर चर्चा की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड।
जापान, नेपाल, भूटान या चीन? इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। दोस्तों बांग्लादेश और चाइना ने हाल ही में जून 2026 को बीजिंग विजिट के दौरान टीस्टा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा की है, जिसमें 140 मिलियन क्यूबिक मीटर सेडिमेंट्स की ड्रेजिंग और 171 स्क्वायर किलोमीटर लैंड रिक्लेम करना प्रपोज किया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 110 किलोमीटर पुराने एम्बैंकमेंट की रिपेयरिंग, 124 किलोमीटर नए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट और 224 किलोमीटर लंबे रोड का नेटवर्क कंस्ट्रक्शन शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जमीन के रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूएल पिन का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, यूनाइटेड लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिफाइड लैंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यूनिवर्सल लैंड पार्सल इंटीग्रेशन नोड या यूनिक लोकेशन प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका सही जवाब दोस्तों यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों भारत सरकार ने लैंड पार्सल्स अर्थात जमीन के टुकड़ों को एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देने के लिए यूएलपिन फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूएलपिन एक 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर है, जिसे पूरे देश में लोकप्रिय रूप से भू आधार के नाम से जाना जाता है, और यह प्लॉट को उनके प्रेसाइज लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लिंक करता है। यह सिस्टम DILRMP अर्थात डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम करता है, जिसे साल 2016 में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर स्कीम के रूप में लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आधिकारिक शहरी सीमाओं से परे शहरी जैसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस नई श्रेणी पर विचार किया जा रहा है? मेट्रो जोन, फंक्शनल सेटलमेंट, अर्बन विलेज या स्मार्ट क्लस्टर? इसका सही जवाब है दोस्तों फंक्शनल सेटलमेंट। दोस्तों भारत में अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स को एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से परे कैप्चर करने के लिए अब फंक्शनल अर्बन सेटलमेंट और डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क पर जोर दिया जा रहा है। भारत अभी तक ऑफिशियली केवल सेंसस टाउन जो पॉपुलेशन डेंसिटी और वर्कफोर्स क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और स्टेशनरी टाउन जिनके पास नोटिफाइड म्युनिसिपल गवर्नेंस होती है को ही रिकॉग्नाइज करता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में मुख्य रूप से कौन सा कानून भारतीय नागरिकता को नियंत्रित करता है? पासपोर्ट एक्ट, आधार एक्ट, वीजा एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हाल ही में यह साफ किया है कि पासपोर्ट होना ही इंडियन सिटीजनशिप का सबूत नहीं होता है, मतलब भारत की नागरिकता का सबूत नहीं होता है। इंडियन पासपोर्ट को पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत मुख्य रूप से इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए इश्यू किया जाता है, और इसका सेक्शन 20 पब्लिक इंटरेस्ट के एक्सेप्शनल केसेस में नॉन सिटीजन्स को भी पासपोर्ट देने की अनुमति देता है। भारत में सिटीजनशिप को लीगली सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत गवर्न किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 से 11 सिटीजनशिप के फाउंडेशनल प्रोविजंस प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी पहल भाग लेने वाले देशों के बीच भरोसेमंद एआई सप्लाई चेन को बढ़ावा देती है? पैक्स सिलिका, क्वाड एआई, एआई ब्रिज या डिजिटल सिल्क? बहुत न्यूज में है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पैक्स सिलिका। वाशिंगटन डीसी में हाल ही में 25 और 26 जून को सेकेंड मतलब दूसरी पैक्स सिलिका समिट आयोजित की गई, जिसमें भारत समेत 35 देशों ने ट्रस्टेड एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जॉइंट स्टेटमेंट और एआई अपॉर्चुनिटी पर साइन किए हैं। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को ऑफिशियली यूएस के नेतृत्व में दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, और भारत इसमें फरवरी 2026 से में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शामिल हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा पोर्टल असम के चाय उत्पादकों को यूनिक किसान आईडी देता है? एग्रीस्टैक, फार्मर्स रजिस्ट्री, ई-नैम या पीएम किसान? इसका सही जवाब है दोस्तों फार्मर्स रजिस्ट्री।
दोस्तों, असम सरकार ने हाल ही में टी प्लांटेशन हेरेन होल्डिंग को फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के साथ ऑफिशियली इंटीग्रेट किया है, जिससे अब छोटे टी ग्रोअर्स को एक यूनिक फार्मर आईडी मिल सकेगी। यह जो छोटे लेवल पे चाय की खेती करते हैं, वह आसाम के टोटल ग्रीन टी लीफ ग्रीन प्रोडक्शन में लगभग 50% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस डिजिटल रजिस्ट्री से उनका डिपेंडेंस इनफॉर्मल लीडर लैंडर्स और मिडिलमैन पर कम होगा। इस यूनिक फार्मर आईडी के जरिए छोटे चाय उत्पादकों को सीधे फर्टिलाइजर्स, क्रॉप इंश्योरेंस, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और सरकार की वेलफेयर स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभ मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 27 जून, 28 जून, 29 जून या फिर 30 जून? इसका सही जवाब है दोस्तों 29 जून। दोस्तों, हर साल दुनिया भर में 29 जून को आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने साल 2016 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया था। यह खास दिन साल 2014 में पहली स्टेट ऑफ द ट्रॉपिक्स रिपोर्ट के पब्लिकेशन की याद में मनाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन जो है फ्रेंड्स, वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित है, जहां दुनिया की लगभग 80% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और लगभग 40% पॉपुलेशन पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल स्टैटिक्स डे कब और मतलब किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीसी मालानोबिस, सीवी रमन, होमी जहांगीर बाबा या एम विश्वेश्वरैया। इसका सही जवाब है दोस्तों पीसी महानोबिस। दोस्तों, भारत में आज ही के दिन हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2007 में प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालानोबिस अर्थात पीसी महालानोबिस के योगदान के सम्मान में शुरू किया था। प्रोफेसर महालानोबिस को फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स के रूप में माना जाता है, जिन्होंने साल 1931 में कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और उनके महालनोबिस डिस्टेंस एक बड़ा एनालिटिकल टूल भी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा पोर्टल आगमन से पहले 21 दिनों की इबोला यात्रा हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है? डीजी यात्रा, ई संजीवनी, कोविन या एयर सुविधा? इसका सही जवाब है दोस्तों एयर सुविधा। दोस्तों, भारत ने इबोला इफेक्ट देशों से आने वाले ट्रेवलर्स की मॉनिटरिंग के लिए 25 जून 2026 से अपनी एयर सुविधा पोर्टल 2.0 को दोबारा रीएक्टिवेट किया है, जिसमें लोगों के लिए बोर्डिंग से पहले 21 दिन की ट्रैवल और एक्सपोजर हिस्ट्री का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा आईआईटी मद्रास द्वारा इंक्यूबेट किया गया ईवीटॉल प्रोटोटाइप है? आपके ऑप्शंस थे गरुड़ा एक्स, स्काई वन, एरोजेट या फिर E200X। इसका सही जवाब है दोस्तों E200X। दोस्तों, आईआईटी मद्रास से इंक्यूबेटेड द ई प्लेन कंपनी ने अपना फुल स्केल E200 ईवीटॉल एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप की असेंबली पूरी करके उसे ग्राउंड टेस्टिंग फेज में एंटर करा दिया है। ईवीटॉल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का यूज करके वर्टिकल उड़ान भरने और लैंड करने का काबिल होता है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से किस ईंधन में 20% इथेनॉल होता है? बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड्स। E10, E15, E20 या E85? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।